this is just the beginning of the first. We have planned it a very thorough class. We'll be discussing some topics which we want that every language teacher, English language teacher must know. और इसका हमारी किताब के साथ बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि जो इस जिस पैटर्न पे हमने किताब को बनाया है, उस पैटर्न पे अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। और दूसरा ये है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू से इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में अवेयर हों, और जिसके लिए हमने ये बुक्स जो है आगे 1 5 लिखी हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसको हम टेकअप करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम एक इस छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करें जिसमें स्टूडेंट जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको लर्न कर सके। तरीक़ाकार ये होगा कि हम जैसे ये जूम का लेक्चर है, इसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो हैं, एक तो ये है कि जो लोग आज आ जाएंगे वो लोग इस ग्रुप के मेंबर्स होंगे, उन्हीं का हम एक अलग से बना के व्हाट्सएप ग्रुप उन्हीं के साथ कम्युनिकेट करेंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो भी हम करेंगे उसके जो रिकॉर्डिंग होगी वो हम अपनी वेबसाइट पे भी लगा दिया करेंगे। तीसरी ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये आप लोग सुने। इट्स नॉट इनफ दैट यू merely listen to what I say. I want you to do activities. So for that matter, we'll be sending you notes. Right? आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी वो नोट्स जो है वो किताबी शक्ल में नहीं आए, लेकिन till that time I'll be sending you topic wise assignments in one way through that group. So I would like that you must, each one of you should uh, solve those assignments, and when we meet in the next session after every second day, you should tell me the problems that you face. तो उसको आप एक्टिविटी जो है वो उसको करें। और जो लोग इसको करेंगे उसमें कुछ एक्टिविटीज जो है वो हम ये भी करेंगे कि गूगल जो है जिसपे हम अक्सर आपसे कोई ओपिनियन जो है वो जनरेट कराते हैं, उसके ऊपर हम आपसे भी कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह जो हैं या असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो कराएंगे, ताकि यह है कि ये इस कोर्स को हम इफेक्टिव बना सकें और हमारे इसका फायदा आपको एज एन इंडिविजुअल भी हो। और एक बात, और दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो भी हो। ग्रामर में हम ग्रामर की क्लास में जो जो जून में हम कर रहे हैं, इसमें हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा जो है वो प्लान रखते हैं। इसमें हम जो है वो ऑब्वियसली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डील करेंगे और हम सेंटेंस को भी डील करेंगे, राइट? So to begin with, obviously, whenever we start with a few things. एक जो है, let's begin with the sentence, right? When we begin with the sentence, it's obviously there are a lot of definitions of a sentence. जुमला क्या है, इसकी बेशुमार डेफिनेशन है। तो हम इसको सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस। यानी जुमला जो है वो एक लफ्जों का मजमुआ है जो एक सेंस बनाता है। अब ये जो मैं लफ्जों का मजमुआ कह रहा हूँ, लफ्जों का मजमुआ हो सकता है लेटर ऑन मैं एक लफ्ज के ऊपर आपको कह दूं कि वो सेंटेंस होता है, लेकिन बहरहाल जब भी कोई हम चीज शुरू करते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई कोई रेफरेंस के तौर पे किसी चीज को यूज करते हैं। आज हमने बिगिन किया तो मैं कोशिश करूंगा कि कई और चीजें जो हैं उसको इसको करें। तो हम अगर मिसाल के तौर पे सेंटेंस को कहें तो मैं सेंटेंस को डिफाइन करता हूँ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट थॉट। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द टर्मिनल मार्क। यानी मैंने कहा एक जुमला जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक मुकम्मल सोच देता है,
मुकम्मल मफहूम देता है। इसके बेशुमार 200 से ऊपर ज्यादा सेंटेंस की डेफिनेशन जो है, और ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और टर्मिनल मार्क पे खत्म होता है। टर्मिनल मार्क जब हम कहते हैं तो ये 3 टर्मिनल मार्क्स हैं, यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। एक फुल स्टॉप या इसको पीरियड भी बोलते हैं, एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क भी इसको कहते हैं, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी ये 3 चीजें हैं जो हम फिक्रे के आखिर में करते हैं। Obviously, one thing is there, जब मैं कह रहा हूँ कि it starts with a capital letter, तो it means that I'm not talking about an oral sentence. When we are talking about and when we orally when we make a sentence, there is no sign of any capital letter or no sign of any terminal mark. Only the tone of the speaker tells us that it's a question mark or it's a statement or it's an exclamation, right? So तीन ये चीजें, एक ये है कि मुकम्मल, एक ये है कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे या एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होता है, और एक ये कि sentence in its a simple sentence is an independent clause. A simple sentence is an independent clause. ये 3 चीजें जो है ये मैंने आपको बताई हैं जिनको याद रखने की जरूरत है। पहली ये कि एक जुमला अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो एक मुकम्मल मफहूम देता है। दूसरा, ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और टर्मिनल मार्क पे खत्म होता है। और तीसरा ये कि अपनी जात में एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ऑब्वियसली इनमें हो सकता है कि आप में से कुछ के लिए जरा मुश्किल हो अभी ये समझना कि क्लॉज क्या है और यानी जो सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस, अगर मैं सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि maybe later we may talk about other types of sentences. Obviously, we'll be using other type of sentences as well. लेकिन इस तमाम गुफ्तगू के लिए ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है। इसमें इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एक जुमले में जब हम मुकम्मल मफहूम को बयान करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ लफ्ज जो हैं वो हम बोलते हैं। जब हम मुख्तलिफ लफ्ज बोलते हैं तो वो लफ्ज जो हैं वो मुख्तलिफ मफहूम अदा करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर जुमला बोलता हूँ अहमद प्लेज क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है, तो मुझे इससे पता लगता है कि काम क्या हो रहा है, खेल रहा है। काम कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है। काम का एक्शन किस पे होता है? क्रिकेट पे। आई राइट ए लेटर में काम क्या है, काम करने वाला कौन है और काम का अमल किस पे होता है। अब ये बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इसको कहूं तो इस जुमले में 3 यूनिट जो है बन जाए, लेकिन ये 3 यूनिट नहीं ही सिर्फ नहीं होते, बहुत से और यूनिट जो हैं वो होते हैं जिनको हमें याद करने की जरूरत है। ये मैंने जैसे आपको कहा थोड़ा सा ये इस एतबार से डिफरेंट है कि आपको थोड़ी सी चीजों को एक डिफरेंट तरीके से याद करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है वो हम अगर जुमले को लेते हैं तो हम इस जुमले को कोई भी जुमला लेते हैं तो ये बात याद रखें कि जुमला बेसिकली जुमला किसी इस्म के बारे में, नाउन के बारे में कोई कही जाने वाली बात है। जुमला किसी नाउन के बारे में कोई कही जाने वाली बात है। मिसाल के तौर पे मैं ये मोबाइल पकड़ लिया तो मैंने कहा मोबाइल, मेरा मोबाइल। अब ये एक नाउन है या नाउन फ्रेज है। अब इसके बारे में मैं कोई बात करता हूँ, ये सैमसंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसके बारे में कोई बात को एक्सप्लेन किया है। तो एक जुमला जो है वो 2 बातों का मजमुआ है, वन इज सब्जेक्ट एंड वन इज प्रेडिकेट। ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट और जुमले का जो है वो हमारा यह है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट मैंने फाइल कर दिया, मैं उर्दू में भी आपको बताता जा रहा हूं ताकि अब यानी ये हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हम इसको कर रहे हैं। यानी
अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जब आपको सेंटेंस की, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप इसको अपनी जुबान में, कोई अगर रीजनल लैंग्वेज में है तो तब भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी रख सकते हैं। जब पढ़ रहे होंगे आप हैंडआउट्स वगैरह, तो ऑब्वियसली वो तो इंग्लिश में है, अगर जो मैंने उनमें उर्दू भी थोड़ी सी करवाई है ताकि आप उसकी क्लैरिटी हो। मेरे लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग of this stuff, this technical knowledge। तो जुमले की बेहतरीन ये दो चीजें जो है वो हैं, यानी इनको याद रखना, एक सेंटेंस और एक प्रेडिकेट, सेंटेंस और प्रेडिकेट, सेंटेंस और प्रेडिकेट। और जुमले की जो मैंने डेफिनेशन जो है वो आपको बताई है। माई कंट्री, let us build our nation. All these group of words, they are complete thoughts. What a sunny day it is. Have you been to England? Right? So ये सेंटेंस देखिए, ये सारे कंप्लीट थॉट है। अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, बराए मेहरबानी मेहनत करें, आओ इस कौम को तामीर करें, वगैरह वगैरह। राइट? तो ये सारे हैं, ये तमाम जो हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और एक मुकम्मल जो अंडरस्टैंडिंग है, मफहूम जो है वो देते हैं। और इनमें दो चीजें जो मैंने कहा वो लाजमी हैं, और वो दो चीजें कौन सी हैं? अल्लाह ऑलमाइटी इज वेरी मर्सीफुल में अल्लाह ऑलमाइटी हमारा सब्जेक्ट है, और अल्लाह के बारे में हम क्या बता रहे हैं? इज वेरी मर्सीफुल। आई लव माई कंट्री के बारे में अल्लाह आई के बारे में हम क्या बता रहे हैं? कि लव माई कंट्री। राइट? प्लीज वर्क हार्ड, ये जुमला जो है इसमें यू अंडरस्टूड है, ये हमेशा एम्प्लॉयड होता है, तो इसका मतलब है तुम मेहनत करो। और इसी तरह लेट अस बिल्ड, इसमें भी यू जो है ये सेंटेंस की एक किस्म है जिसको हम अभी अगर आज नहीं तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये है। अगर हम इसको थोड़ा सा ये वाला ले लें, ये पे इसको अगर हम कर लें तो ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो इसको अगर आप देखें तो इसमें अहमद पेंटेड दैट पिक्चर, तो अहमद नाउन है, और पेंटेड दैट पिक्चर जो है ये इसका प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग वी टॉक, यानी कोई शख्स या कोई चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट वी से अबाउट सम पर्सन और थिंग, उस शख्स के बारे में हम क्या कहते हैं। तो अहमद के बारे में हमने क्या कहा? पेंटेड दैट पिक्चर। हसन हैज पास द टेस्ट, हसन के बारे में हमने क्या किया? टेस्ट पास कर लिया। दे लेफ्ट, वो रवाना हो गए। अब इसमें देखें, सिर्फ दो लफ्ज जो है, एक सब्जेक्ट में और एक प्रेडिकेट में, ये हमारा पूरा जो है वो सेंटेंस जो है वो बना देते हैं। अली इज गुड एट इंग्लिश, अली सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमने क्या कहा? गुड एट इंग्लिश। तो अली जो है वो इंग्लिश में अच्छा। द डे इज वेरी सनी, दिन आज बहुत सुनहरी है, बड़ा धूप है। ये सर्दियों की बात हो रही है, ऑब्वियसली गर्मियों की बात नहीं हो रही, इसलिए मादर रखिएगा। द रेड कार इज न्यू, हम रेड कार के बारे में क्या हमने कर दिया? इज न्यू। तो ये जो है ये सेंटेंस है, इसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन है या प्रोनाउन है। हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। और प्रेडिकेट जो है वो उसके बारे में बताएगा। उसमें वर्ब भी होते हैं और बिन नाउन भी होते हैं। अगर हम ये गए पेंटेड तो वर्ब है, दैट पिक्चर फिर नाउन हो जाएगी। हैज पास्ट वर्ब है और दैट द टेस्ट नाउन हो जाएगा। लेफ्ट में अकेला ही वर्ब आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये हो गया कि प्रेडिकेट में एक से ज्यादा लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन वो एक लफ्ज जो प्रेडिकेट में सेंटेंस को एक बामायनी सेंटेंस बना देता है वो वर्ब होता है, और उसका वर्ब का होना बड़ा जरूरी है, जैसे दे लेफ्ट में हम इसको करते हैं। तो ये तो एक सेंटेंस की एक ये डिवीजन है जिसको हम डिटेल में जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मुझसे।
Anyone who would like to ask any question? तो ये सेंटेंस है। इसके बाद एक दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमें सेंटेंस में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इनको जरा जानने की जरूरत है। सो इसको जरा देखें सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट को, कि सेंटेंस में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब इसको देखें तो ये द बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर वो है जिसमें सिंपली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आते हैं, और एक वो है कि जिसमें ये 5 कंपोनेंट्स आते हैं। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, एक कॉम्प्लीमेंट है, और एक एडवर्ब है। इसको हम ऐसे भी करते हैं SVO/C प्लस एडवर्ब। यानी इन पांचों का जानना बहुत जरूरी है। अब अभी हमने सेंटेंस पढ़े तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट था, सिवाय इंपेरेटिव में जिसमें अंडरस्टूड था, यानी लेट्स प्लीज वर्क हार्ड और लेट्स बिल्ड आवर नेशन। लेकिन जो चीज उन तमाम में थी उनमें यह थी कि उनमें वर्ब जरूर था। वर्ब के बाद किसी में एक लफ्ज था, किसी में 2 लफ्ज थे। तो वो जो लफ्ज वर्ब के बाद थे वहां, या वो ऑब्जेक्ट थे, या वो कॉम्प्लीमेंट थे, या वो एडवर्ब थे। सबसे अहम चीज जो है वो ये जानना ही है कि वर्ब के बाद कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट है, कौन सी एडवर्ब है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के बारे में आप मफूल इसका तर्जुमा आप लोग करते हैं, मैट्रिक के जो टीचर्स हैं उनको पता भी होगा। कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसको जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं ट्रांसलेशन कर दूं तो इसका मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट ये ई के साथ है, आई के साथ नहीं है। इट मीन्स दैट समथिंग दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अनदर थिंग। एक ऐसा लफ्ज, हम यहाँ समथिंग से मुराद एक ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज के मफहूम को मुकम्मल करता है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने एक लफ्ज बोला है, तो दूसरा जो है वो लफ्ज में पूरा मफहूम नहीं समझ आ रहा स्पीकर को। जैसे ही मैं कोई दूसरा लफ्ज बोलूंगा तो वो उसको समझ आ जाएगा। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी आमतौर पे आप लोग खास तौर पे जो कॉम्प्रिहेंसिव के टीचर हैं वो आमतौर पे पेयर ऑफ वर्ड्स में इसको कराते होते हैं, आई वाला कॉम्प्लीमेंट और ई वाला कॉम्प्लीमेंट। और ई वाले कॉम्प्लीमेंट का जुमला आमतौर पे उस तरह से होता है कि द किचन कॉम्प्लीमेंट्स द हाउस। किचन जो है वो घर को, प्लीज अपने वो बंद कर लें, बिकॉज म्यूट कर लें। राइट, सो कॉम्प्लीमेंट दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ समथिंग। एडवर्ब इज अ वेरी fertile complement of component of a sentence, and this needs to be understood क्योंकि adverb एक है। तो ये एक वो क्या कहते हैं, एक पूरा कॉन्सेप्ट है सेंटेंस का। ऑब्वियसली सेंटेंस को समझने के लिए हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब है। एक बार याद रखिएगा कि ये हमारा वर्ब बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आएगा, किसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा, किसमें एडवर्ब आएगा। राइट, ये वर्ब है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वर्ब ने अलाउ करना है कि कौन सी चीज आ सकती है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इकट्ठे भी आ सकते हैं, एडवर्ब भी इनके साथ आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये वर्ब को समझना बड़ा जरूरी है। वर्ब समझिए, ये एक इट्स अ की टू अ सेंटेंस। वर्ब इज अ की टू अ सेंटेंस। अब वर्ब की डेफिनेशन मैं जब वर्ब को कराऊंगा पहले, बल्कि तो वर्ब को हम करेंगे। वर्ब क्या है? वर्ब अपने सब्जेक्ट का या तो एक्शन बयान करता है कि सब्जेक्ट ने क्या
काम किया है, एक बात। यहाँ सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज बताता है, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज बताता है। मैं अभी हमने आ, वो एक जुमला पढ़ा, द रेड कार इज न्यू। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, द रेड कार, और वर्ब उसमें क्या था, इज। और इज ने रेड कार हमारे सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया, न्यू, कि वो नहीं है, राइट। तो ये वर्ब जो है, ये टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, या उसका एक्शन बताए, या उस सब्जेक्ट के बारे में कोई हमें कोई बात बताएगा। इसमें एक बार याद रखिएगा, ये मैं जो वर्ब बोल रहा हूँ, ये कि अभी मैंने कहा कि द रेड कार इज न्यू में इज जो है ये वर्ब है। आप में से बेशुमार लोगों के जेहन में शायद आया होगा, इज तो हेल्पिंग वर्ब होता है। ये हेल्पिंग वर्ब इन इट्स फर्स्ट प्लेस, लेफ्ट पे माइक। ये हेल्पिंग वर्ब इज नॉट इन इट्स फर्स्ट प्लेस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। तो इसको जानना जरूरी है। तो किसी भी जुमले को, किसी भी जुबान को समझने के लिए सबसे अहम, अगरचे फाइल जो है उसके लिए सब एहतमाम होता है कि वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, कॉम्प्लीमेंट आए, एडवर्ब आए, लेकिन इवन फाइल के अपने जानने के लिए वर्ब को समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब ही है जो इजाजत देगा फाइल को कि वो अपना ऑब्जेक्ट ला सकता है, अपना कॉम्प्लीमेंट ला सकता है, अपना एडवर्ब जो है वो ला सकता है, क्या क्या ला सकता है। तो दैट विल हैव टू बी अंडरस्टूड के क्या। अनिक साहब जरा देखें, बाल लोगों की को आवाज नहीं आ रही, जरा इसको देखें जरा। सर इनके इंस्टॉल करने के बाद ना कुछ सेटिंग्स का प्रॉब्लम है, वो साथ साथ हम इनको भिजवाते भी जा रहे हैं, ग्रुप्स में भी भेज रहे हैं, तो इनकी एंड पे है प्रॉब्लम, इन्होंने अपने ऑडियो की सेटिंग्स को ठीक करना है, तो साथ साथ हम भिजवा रहे हैं। ठीक हो गया। So I was talking about that a sentence has these constituents: subject, verb, object, complement, and adverb. Now let's look at the different shade, different components, different form of the verb. Right? मिसाल के तौर पे verb, right? फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको बाद दफा हम फॉर्म को ना यूज करते हैं विदाउट हैविंग सम कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी एक्चुअली आर टॉकिंग अबाउट। फॉर्म का मतलब शक्ल है, यानी मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये एक खास शक्ल में एक चीज है जिसे मैं कैमरा कहता हूँ, मेरे सामने एक खास शक्ल में एक चीज है जिसे मैं लैपटॉप कहता हूँ, और इस तरह मेरे सामने जितनी भी चीजें हैं उनको मैंने कोई ना कोई नाम जो है वो दिया हुआ है, राइट। हम सब ऐसे करते हैं। तो असल में एक लफ्ज हमारे सामने आता है, तो उस लफ्ज को हम कहते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है। या मिसाल के तौर पे राइट लिखा हुआ आता है तो हम कहते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है। अब जैसे उसके साथ वो रोट में बन जाता है हम कहते हैं सेकंड फॉर्म है। जैसे वो रिटर्न हो जाता है तो हम कहते हैं थर्ड फॉर्म है, राइट। तो ये इस तरह से हम उनकी शक्लों के ऊपर, फिर शक्लों के ऊपर जब हम बोलते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर उनका मीनिंग भी आता है, यानी मीनिंग मतलब सिमेंटिक्स भी, सॉरी, उसके अंदर आ जाता है। तो ये पहले हम लफ्जों को पहचानते हैं उनकी शक्ल से। ऑब्वियसली कई ऐसे लफ्ज हैं जो एक जैसे होते हैं, लेकिन यह है कि फिर जब वो एक जैसे लफ्ज होते हैं तो फिर हम उनके मीनिंग से या उनके यूज से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा आप देखिए, मैंने वर्ब के नीचे मेरे पास लाइनें जो खींची हुई हैं वो 1 2 3 4 5। लेकिन हम जब बच्चों को पढ़ाने लगते हैं तो हम स्टार्ट होते हैं फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म पढ़ा देते हैं, फिर थर्ड फॉर्म पढ़ा देते हैं, यानी हम बच्चों को 3 फॉर्म्स पे रखते हैं।
लेकिन एज ए टीचर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट actually there is something more than three forms, and we must learn it. And obviously from now on, as we are going to have some difficult issues in some difficulty issues in grammar at comprehensive level, और खास तौर पे जो हमने उनको सिंप्लीफाई करके अपनी ग्रामर की किताबों में किया है, तो उनको समझने के लिए हमें इन चीजों को जरूर समझना होगा, राइट। अब अगर मैं करूं तो सबसे पहले जो है वो हमारी 5 फॉर्म जो है उनके नाम आ जाएंगे। द फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट फॉर्म इज इन्फिनिटिव, infinitive. The name of the second form is bare infinitive. The name of the third form is present participle. The name of the fourth form is past tense. The name of the fifth form is past participle. अब ये पांच फॉर्म्स हैं, इनके नाम है। ऑब्वियसली एक बार याद रखिएगा, हर आदमी जो है वो अपने एक सीक्वेंस, अपना एक सिस्टम बनाता है। तो ये मैंने एक सिस्टम बनाया है, मैं इस तरीके से फॉर्म्स को कराता हूँ। ऑब्वियसली मैंने बहुत सी चीजें बहुत से दूसरे ग्रामेरियन से को देख के पढ़ के इसको किया है। तो इसमें मैं आपको ये भी यानी चाहूंगा कि आपको इनका सही कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो। इन्फिनिटिव बेसिकली इसको हम उर्दू में, अगर आप में से किसी ने उर्दू ग्रामर भी पढ़ी हुई है, तो हम मस्दर कहते हैं, राइट। इसको हम मस्दर कहते हैं। मस्दर यानी मस्दर का मतलब यह है कि हर चीज उस वहां से सादर हो रही है, यानी तमाम अल्फाज बाकी के जो हैं वो उधर से निकल रहे हैं, राइट। जैसे उर्दू में हमने खाना कह दिया, पीना कह दिया, राइट। अब उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब यह है कि इन्फिनिटिव को, वो लफ्ज जो किसी भी फेल को इन्फिनिटिव बनाता है, वो उस लफ्ज के बगैर जो फॉर्म होगी वो बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ऐसा ऐसा फेल की वो फॉर्म कि जो काम के जारी होने को जाहिर करती है। पास्ट टेंस ये माजी को शो करती है। पास्ट पार्टिसिपल ये गुजरे हुए जमाने के फेल के फॉर्म को करती है। अगर हम इसको करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। टू राइट, राइट, राइट्स, राइटिंग, रोट, रिटन। अब ये 5 फॉर्म जो है ये आपके सामने आ गई हैं। इन्फिनिटिव हो गई टू राइट। अब इसका मतलब ये हो गया कि टू जो है ये इसको हम टू ऑफ इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी ये वो टू है जो इन्फिनिटिव का टू होता है। ये प्रेपोजिशन नहीं है। अगर ये प्रेपोजिशन होती तो फिर प्रेपोजिशन के बाद याद रखिएगा, जैसे एज ए टिप कह रहा हूं, अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ जाए तो वो इंग फॉर्म होगी, यानी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म हो जाएगी, जबकि उसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको भी हम जिक्र करते हैं। टू राइट ये हमेशा इन्फिनिटिव है। उसके बाद हमने टू अलग कर दिया तो वो अकेला रह गया राइट या राइट। अच्छा, जब आप इस बाज ग्रामर में पढ़ते हैं तो वो इन्फिनिटिव की जो बेयर इन्फिनिटिव की 2 फॉर्म को अलग अलग भी बयान करते हैं, लेकिन हम इधर इसको एक कहते हैं। इट कैन बी राइट और इट कैन बी राइट। और आपको पता है इसमें ES भी आता है। प्लीज म्यूट योर माइक्स, राइट। बेयर इन्फिनिटिव राइट या राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको आप कहने के फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगा दें तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती हैं। पास्ट टेंस ये सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हमें फॉर्म्स को याद करना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इन्हीं के ऊपर सारी इमारत जो है वो ग्रामर की कहा बनानी है। टू राइट, राइट, राइट्स, राइटिंग, रोट और रिटन। अब अगर मैं इसका तर्जमा करूं तो इसका टू राइट का मतलब है कि लिखना। राइट लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, ये सारा है। एक एक जमाने में जब मैं बहुत बिगिनिंग में स्टार्ट किया तो मैं देखता था कि मैं जाता हूं तो आई एम गो बच्चे लिख देते थे।
बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि जो राइट होता है उसके अंदर काम के साथ उसका जो जमाना होता है उसको बताने के लिए वो लफ्ज भी मौजूद होता है। तो इस बच्चों को बताएं कि राइट का मतलब लिखता है। इसीलिए अगर आप ग्रामर को ग्रामर जो खास तौर पे 1 to 5 वाली है उनमें अगर कहीं ट्रांसलेशन में हमने इंग्लिश के की ट्रांसलेशन के लिए उर्दू दिया है तो उसमें हमने ये नहीं किया कि राइट लिखता लिखना, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, वो सेंटेंस के मुताबिक हमने उसको किया है। और यही बच्चों को सिखाएं। यानी मैं अब सोचता हूँ कि बहुत सी चीजें जो थी वो मेरे हमारी किताबों में उसको बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से शुरू में कराया गया। और ये एक रीजन था कि बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो नहीं हो पाती थी स्कूल की स्कूल के जमाने में। या रटा लगाओ या बस वैसे ही चीज को ले लें। तो राइट्स लिखता है, राइट्स वो आगे जो भी सब्जेक्ट होगा ही राइट, अगर आई राइट है तो मैं लिखता हूँ राइट, इस तरह से आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो राइटिंग हो गया। अच्छा, राइटिंग जो होता है वो राइटिंग लिख रहा। अब इसका क्या तर्जुमा हो, लिख रहा, लिख रही, लिख रहा, लिख रहे, ये इसका तर्जुमा आता है। और अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी आ जाएगा, इज राइटिंग तो लिख रहा है, वॉज राइटिंग तो लिख रहा था, विल बी राइटिंग तो लिख रहा होगा। तो वो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगा तो ये मेन वर्ब बनता है। वरना इसका तर्जुमा राइटिंग लिख रहा, लिख रहा, लिख रही। अच्छा, मिसाल के तौर में अगर मैं आपके सामने एक जो ये बोलूं राइटिंग डेस्क, तो इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे, लिख रहा डेस्क? नहीं, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट नॉट पॉसिबल, राइट। अब मैं कहूं टॉकिंग बर्ड, टॉकिंग बर्ड तो बोल रहा परिंदा? नहीं। इन दोनों मिसालों में, ये प्लीज माइक बंद कर दें, इन दोनों मिसालों में जैसे जो मैंने पहले बोली राइटिंग डेस्क, तो ये है लिखने वाला डेस्क, लिखने वाला डेस्क। और टॉकिंग बर्ड बोलने वाला परिंदा, बोलने वाला परिंदा। तो इसका ये मतलब हो गया कि राइटिंग के साथ साथ इसका मतलब लिख रहा के साथ साथ इसका मतलब लिखने वाला भी है, लिखने वाला भी है। और इसके कुछ और मफहूम भी होंगे जो समझने बहुत जरूरी है। हमें हमारी अंग्रेजी जो है वो नहीं होती जब तक हम इसके पूरे मफहूम को ना समझ सकें। आज बिगिन कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। फिर अब जब वर्ब पे आएंगे तो पूरा इसको जो है वो देंगे। इस वर्ब के जो पैराडाइम है, इसको हम पैराडाइम भी बोलते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये जैसे मैंने इस तरह बनाया, इस तरह वर्ब को बनाएं, उसकी लाइन लगाएं और उसके बाद इनके नाम याद करें, फिर वर्ब लिख लें, उनको ट्रांसलेट करें, डिफरेंट वर्ब ले लें, उनको ट्रांसलेट करें। और इसी तरह रोट, पास्ट टेंस रोट तो लिखा, लिखता था भी इसका आ जाता है, लिखा लिखता था। पास्ट पार्टिसिपल रिटन, और बल्कि लिखा करता था, रोट लिखा का, यानी आदत का मफहूम भी इसमें आ जाता है। पास्ट टेंस रिटन, लिख चुका, फिर मैंने या लिख लिया। अब लिख चुका है तो इससे पहले मुझे हैज लगाना पड़ेगा। लिख लिया था तो मुझे इससे पहले हैड लगाना पड़ेगा। और अगर मैं इसको फ्यूचर में ले जाऊंगा तो विल हैड विल हैव लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह जैसे राइटिंग डेस्क में मैंने कहा कि फेल के अलावा भी ये एक मफहूम देता। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूं अ रिटन डॉक्यूमेंट, तो इसको मुझे करना पड़ेगा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ मिनिमम डॉक्यूमेंट। तो ये इस तरह से, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि लिख चुका, लिख लिया के अलावा भी इसके कुछ जो है वो इसके कुछ जो मीनिंग जो है वो है जिनको हमें समझना जरूरी है। इसी तरह और वर्ब ले लें, टू प्ले प्लेज, प्लेज, प्लेइंग, प्लेड।
टू बी एक बहुत इंग्लिश जुबान का सबसे ज्यादा फॉर्म वाला वर्ब है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ब है, वो है टू बी, होना। टू बी, होना। और इसकी बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म है इज, आर, एम। है, हैं, हूं। और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बीइंग, हो रहा, या राइट। पास्ट पार्टिसिपल वॉज, था, वर, थे। और बीन, ये इसको बनाता है। इसका भी तर्जमा उर्दू में जरा करना जो है थोड़ा सा, लफ्ज होना का मफहूम ही इसमें आता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे है। इसी तरह टू हैव, ये दूसरा वर्ब है कि जो जिसकी फॉर्म जो है वो ये है, यानी जो प्रॉब्लम बाज दफा पैदा कर देता। टू हैव, रखना, हैज, हैव, रखता है, रखती है, हैविंग, रख रहा, हैड, रख चुका, हैड, रख चुका, हैड, फर्स्ट हैड रखा और दूसरा हैड रख चुका। अब इसमें एक थोड़ा सा, एक, एक थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ये एक होगा, इसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। जी मारिया, आप सवाल पूछना चाहते हैं, बताएं। हेलो, अपने माइक अनम्यूट करके आप, यू कैन पुट अप अ क्वेश्चन। नो, ओके। अब इसके देखें, इसमें देखें कि एक, मैंने हर वर्ब के नीचे एक लफ्ज लिखा है जो कि ऑब्वियसली वर्ब की फॉर्म नहीं है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। मैंने लिखा नॉन फाइनाइट, बेयर इन्फिनेटिव के नीचे लिखा मैंने फाइनाइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नीचे लिखा है नॉन फाइनाइट, पास्ट टेंस के नीचे लिखा है फाइनाइट, और पास्ट पार्टिसिपल के नीचे लिखा है नॉन फाइनाइट। अगर इसको मैं इकट्ठा करूं तो two of the forms are finite form और three of the forms are non-finite। जी मारिया, आप कहना चाह रही हैं? Again, our this voice is not clear. तो इसमें तीन फॉर्म जो है वो फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। दो फॉर्म जो है वो फाइनाइट है, एक बेयर इन्फिनेटिव और एक पास्ट टेंस। अब ये देखें, अगर मैं इसका तर्जमा करूं तो जरा थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। टू राइट, लिखना। अगर मैं कहूं लिखना, तो इसमें कोई जमाना पाया जा रहा है, काम पाया जा रहा है, जमाना नहीं पाया जा रहा। राइट, राइट या राइट्स, लिखता है। अब इसमें जमाना पाया जा रहा है, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, हाल की बात कर रहा हूँ। राइटिंग, लिख रहा, इसमें जमाना नहीं पाया जा रहा, इसमें काम पाया जा रहा है। रोट, लिखा या लिखा था या लिखता था, इसमें जमाना पाया जा रहा है। इवन अगर मैं कहूँ लिखा, तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, राइट। कोई ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो गया है। रिटर्न, लिख चुका। फिर इसमें अगर देखा जाए तो कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। जमाने के लिए हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ, इसको दोहराता हूँ कि जब हम कहते हैं इन्फिनेटिव और उसका हम तर्जमा करते हैं, ऑब्वियसली हम तर्जमे से ही चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके सेमेंटिक से, उसके मीनिंग से। टू प्ले, खेलना, राइट। प्ले, खेलता है। प्लेइंग, खेल रहा। प्लेट, खेला। प्लेट,
खेल खेल चुका, खेल लिया। तो दो में जमाना पाया जा रहा है बेयर इन्फिनेटिव में और पास्ट टेंस में, और तीन में जमाना नहीं पाया जाता, राइट। और वो तीन है इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इन तीन में जमाना जो है वो नहीं पाया जा रहा। तो इन इन तीन को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट मतलब ये है कि लिमिटेड, यानी नॉन फाइनाइट मतलब हो गया लिमिटेड नहीं है। फाइनाइट लिमिटेड यानी ये लिमिट, बेयर इन्फिनेटिव जमाने को लिमिट कर देते हैं, महदूद कर देते हैं, उस फेल सेंटेंस को एक खास जमाने में रख देते हैं। पास्ट टेंस एक फेल को खास जमाने में रख देते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट जो है उसके अंदर किसी जमाने के साथ मखसूस होना जो है वो नहीं पाया जाता। अब सवाल पैदा होता है, हम उनके साथ उनको भी तो इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो क्या करते हैं, तो फिर हम ये टू बी और टू हैव की कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ जमाने के लिए आती है, और फिर उस वक्त हम इनको हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहते हैं। फिर उनको हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहते हैं। तो ये ये हम जो है वो ये कुछ चीजें जो हैं ये हम करते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप कुछ सवाल अभी तक की गुफ्तगू पे पूछना चाहें तो यू वेलकम। अभी तो नहीं जाएगी। आप म्यूट कर दें। D, anyone, someone, they can, you can write your question. If you go having some problem being audible, you can write the question. मैं जरा दोहरा दूं what I've talked today. I introduced you with this concept of the sentence, with the definition of the sentence. I said that a sentence is a group of words that makes a complete thought. It starts with a capital letter and it ends with a terminal mark that can be a period or a full stop, that can be a question mark, an interrogative mark, that can be an exclamation mark, right? So there can be any of these three and mark. So it in its simple form, a sentence is uh, a simple sentence. A simple sentence is an independent clause, right? कि एक सिंपल सेंटेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब क्लॉज क्या होता है इसको हम करेंगे। उसके बाद अगली चीज जो मैंने आपको बताई वो ये है कि एक सेंटेंस जो है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि इट शुड बी ऑफ ऑफ टू पार्ट्स। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हम उर्दू में फाइल कहते हैं और प्रेडिकेट को हम उर्दू में खबर कहते हैं, राइट। हर फाइल की एक खबर होती है तो ही जुमला बनता है। हर फाइल की एक खबर होती है तो ही जुमला जो है वो बनता है। तो इसकी हमने कई मिसालें देखी, राइट, कि जिसमें हमने कहा दी अल्लाह ऑल माइटी, और उसके बाद हमने उसके बारे में एक प्रेडिकेट खबर दी, इज वेरी मर्सीफुल, राइट। तो इस तरह से जुमला जो भी है ये दो तरकीबों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, राइट। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को फिर हमने ये देखा कि क्योंकि सब जब हम प्रेडिकेट पे जाते हैं तो प्रेडिकेट में कभी एक लफ्ज होता है, कभी दो लफ्ज होते हैं, कभी तीन लफ्ज होते हैं। तो हमने कहा कि ये लफ्ज क्या एक ही कॉन्सेप्ट को बयान करते हैं या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बयान करते हैं। तो उसके लिए फिर हम सेंटेंस के कंपोनेंट्स में गए
और हमने कहा कि सेंटेंस में जो कंपोनेंट है ना वो 5 कंपोनेंट्स हैं। एक ये है कि वो सब्जेक्ट होता है फाइल, और एक ये होता है कि उसका वर्ब फेल होता है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे कॉम्प्लीमेंट आ सकता है और एडवर्ब आ सकता है। फिर हमने कहा कि बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा, बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आएगा, बाद में एडवर्ब आएगा। तो ये क्यों होगा? तो उसके लिए हमने कहा कि इन तमाम को कोई के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब कौन कौन सा आ सकता है, इसके लिए हमें वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। तो वर्ब को समझने के लिए हमने बिगिन किया वर्ब की फॉर्म से। ऑब्वियसली अभी मैंने वो डिस्कस नहीं किया कि किस वर्ब के बाद कौन सा आएगा, क्योंकि मैं आपको उधर लेके जाना चाहता हूं। तो पहले मैं एक आपको आपके लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है वो कर रहा हूँ, राइट? तो अ, जब हम वर्ब पे आए तो हमने कहा कि वर्ब से मतलब वर्ब की जब हम फॉर्म्स कहते हैं, तो वो यानी किसी भी लफ्जों के मजमूए को हम वर्ब इसलिए कहते हैं कि वो एक खास शक्ल में हमें नजर आता है, और वो खास शक्ल जो है वो उसके मफहूम के साथ मुंसलिक होती है। और उसके मफहूम में दो चीजें पाई जाती हैं, या तो वो कोई एक्शन को शो कर रहा होता है, या किसी के बारे में कोई चीज बता रहा होता है। तो हमने कहा कि ये एक्शन, इसकी अगर मैं डेफिनिशन करूं तो अब वर्ब डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ इट्स सब्जेक्ट। यानी वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट का या तो एक्शन बयान करेगा, उसका कोई काम अमल बयान करेगा, या स्टेट ऑफ बीइंग उसका अमल बयान उसके बाद उसकी हालत बयान करेगा, राइट? जिसकी मैंने मिसाल आपको दी थी, द रेड कार इज न्यू। तो न्यू जो है, इज न्यू जो है, ये हालत बयान हो रही है किसकी? रेड कार। इसको हम हालत बयान करना कहते हैं। आप इसको इस तरह ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इसको जब आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगी। ऑब्वियसली this is the first money class with you, session with you, and probably I don't know how many of you have studied things in this way, but mostly as according to many, in my opinion, I've found that very few people have been taught in this many order of things. तो ये हमने वर्ब के बारे में डेफिनेशन दी मैंने। तो ये वर्ब को हम फॉर्म से देखते हैं, फिर हम फॉर्म जो कि बच्चों को हम पढ़ाते थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वी कम ऑन के जी फॉर्म जो है ये शक्ल है, तो शक्ल से ही हम पहले पहचानते हैं। तो फिर मैंने कहा कि हम पहले 3 फॉर्म्स पढ़ाते थे, अब हम 5 फॉर्म्स पढ़ाएंगे। और 5 फॉर्म्स जो है वो, उसमें सबसे पहले बेयर इन्फिनेटिव है। सबसे पहले इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ लगा दे तो उसमें इन्फिनेटिव जो है वो बन जाता है। जैसे टू राइट है, लिखना, राइट? और उसके बाद अगर हम टू हटा दें तो वो बेयर इन्फिनेटिव बन जाता है। और बेयर इन्फिनेटिव राइट या राइट्स लिखता है, राइट या राइट्स लिखता है, राइट? और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लिख रहा, यानी राइटिंग, लिख रहा। और इसमें मैंने एक और बात बताई कि लिख रहा, लिख रही, लिख रही, और इसके साथ राइटिंग डेस्क का मिसाल देके मैंने ये भी कहा कि लिखने वाला का मफहूम भी इसमें पाया जाता है। और अगर आप में से कोई थोड़ा सा इसको जानता है या जानने की कोशिश करे, तो जब हम कहें लिखने वाला डेस्क, तो इसका मतलब ये होगा डेस्क नाउन है तो ये लिखने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट? इसको हम बड़ी तफसील से आगे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म जो थी वो थी पास्ट टेंस, यानी सेकंड फॉर्म, रोट, लिखा, लिखता था या लिखा करता था का मफहूम जो है वो इसका आ जाता है। उसके बाद हमने कहा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल लिख लिया या लिख चुका, राइट? ये और इसी तरह हमने कहा कि वो रिटन डॉक्यूमेंट का अगर आ जाए तो वो डॉक्यूमेंट नाउन है,
तो रिटर्न उसको डिफाइन कर रहा है कैसा डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसमें हमने फिर डिफरेंट फॉर्म्स और भी फॉर्म्स को इसके अंदर रख के देखा और इसको किया। और उसके बाद एंड के ऊपर मैंने कुछ टर्म्स लिखी। वो टर्म्स क्या थी कि मैंने लिखा नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म, एक हमारी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, जिसको हम टाइम्स के रिस्ट्रिक्ट कर दें। मिसाल के तौर पे हम करें राइट्स, तो अब यह मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, नॉट पास्ट, नॉट फ्यूचर, राइट। और अगर हम कहें रोट, ही रोट, तो इट मीन्स दैट वी टॉक्ड अबाउट पास्ट एक्शन। ये पास्ट एक्शन 10 मिनट पहले भी हो सकता है और 10 सदियां पहले भी हो सकता है। ये हमेशा स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि वो उस टाइम से क्या टाइम, कितने की टाइम की ड्यूरेशन मुराद लेता है। लेकिन एक बात की ये है कि वो उसका हाल के साथ अब ताल्लुक नहीं रहा, हाल के साथ ताल्लुक नहीं रहा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और रिटर्न, इसको भी हमने नॉन फाइनाइट क्या, क्योंकि जब हम कहें नॉन फाइनाइट फॉर्म्स 3 हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी, एक इन्फिनेटिव, दूसरी प्रेजेंट पार्टिसिपल और तीसरी पास्ट पार्टिसिपल। अब इनको आप बोलेंगे, इनका तर्जमा करेंगे तो इनका इनमें जमाना नहीं पाया जाएगा। इनको जब हम फिक्रों में इस्तेमाल करते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी टू राइट, लिखना। अगर मैं इसको फिक्रे में इस्तेमाल करूं तो मैं कहूंगा आई एम टू राइट, मैंने लिखना है, या आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ता है। हैव या एम मैं इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लिख रहा, इसको हम जुमले में इस्तेमाल करना तो मैं कहूंगा आई एम राइटिंग, आई वाज राइटिंग, आई विल बी राइटिंग, लिख रहा। और अगर पास्ट पार्टिसिपल को हम फिक्रे में इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा जमाने को एक्शन के साथ मिलाने के लिए। आई हैव रिटन, आई रोट, आई हैड रिटन, आई विल हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका हूंगा। तो अभी तक मैंने सिर्फ 3 चीजों के ऊपर आपको बेसिक सेंटेंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, सेंटेंस, और उसके पहले उसके 2 अहम पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया। उसके बाद इन बेसिकली प्रेडिकेट के कॉम्पोनेंट्स बताए हैं, लेकिन उसको इस तरह बताया कि एक सेंटेंस के मैक्सिमम पार्ट जो है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। अब इनमें से ये मैंने ये बताया कि इनमें से वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कौन किस किस काम की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वर्ब ने डिटरमिन करना होता है कि व्हाट कैन कम आफ्टर द वर्ब, एन ऑब्जेक्ट and a complement, an object and a complement, an adverb, etc. Right? The verb is very important to be understood, both form को भी और semantically, यानी मीनिंग से ही हमें पता लगता है कि ये क्या चीज जो है वो कैसे है। तो ये चीज जो है वो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब लेट्स कम बैक टू सेंटेंस। तो मैं आपको कुछ हैंडआउट्स, नोट्स जो है वो भेज दूंगा। तो उन नोट्स या हैंडआउट्स को आप उसको स्टडी कीजिएगा, और स्टडी करके तो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो जैसे अनीक साहब आपके लिए एक बना के एक अ, वो ग्रुप बना देंगे, और उस ग्रुप में फिर हम आपको शेयर कर देंगे उन हैंडआउट्स को, कि जिसमें आप एक्सरसाइजेज जो है और यही डेफिनेशन जो है जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको करेंगे। अभी हम सिर्फ सेंटेंस को भेजेंगे जिसमें ये अगली चीजें जो मैंने आपको बताई वर्ब की, या जो सेंटेंस के कंपोनेंट बताएं उसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो उनकी आएगी। ये जो सेंटेंस के कंपोनेंट मैंने आपको बताया, एस प्लस वी प्लस ओ स्लैश सी प्लस ए, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स, राइट। तो हम सिंटैक्स के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि सिंटैक्स को कैसे अंडरस्टैंड। मेरा मकसद ये है कि आप एक सेंटेंस को एवेल्युएट करने के काबिल हो, और यही चीज आप बच्चों को सिखाएं कि जुमले को कैसे एवेल्युएट करते हैं।
इसका तरीका इतना सादा सिंपल है कि सिर्फ ये है कि आप को तवज्जो देने की ज़रूरत है, और तवज्जो के लिए मुझे आपका टाइम चाहिए। बगैर टाइम के तवज्जो नहीं दी जा सकती। और बाकी ये है कि whenever you have any problem, any concept clearance, you can send me your message, written message, your voice message, or even if there is some problem, you can call me. I can attend your call and let you know that what is actually your problem. Beside that, आप जो है जो हम इसको जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल वी विल अपलोड इट टू आवर TSS का जो हमारा जो YouTube चैनल है उस पर भी कर देंगे, और ताकि आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको कर देंगे। एंड व्हेन वी डू इट वी विल आल्सो सेंड यू द लिंक। और आज जितने लोग आए हैं दे आर द लिमिट, राइट। इसके बाद हम इन्हीं को ही सेंड करेंगे, इन्हीं ही का ग्रुप बनाएंगे। हाँ, ये इनमें से जो भी चाहे वो उसको कर सकते हैं। तो अगर कोई किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो वो पूछ लें। दे कैन ही और शी कैन टॉक और कैन राइट। कुछ लोगों ने लिखा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। आई ट्राइड टू आंसर। तो वो अगर इसको ना लिख के याद के साथ साथ नोट्स भी ले लिया करें, क्योंकि लिखने से बहुत सी चीजें। ये एक्सप्लेन टेंसेस, टेंसेस तो अपने आएगा। आपको मैंने भिजवाया हुआ है पूरा कोर्स का आउटलाइन। मैं हम दोबारा आपको सेंड कर देंगे। टेंसेस को समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। टेंसेस वो ऑब्वियसली जब हम इस तरह से जा रहे हैं तो हम टेंसेस, अगर आप हमारी बुक को भी देखें तो उसमें भी हमने टेंसेस को सिर्फ उस तरह नहीं किया हुआ, खाता है पीता है, ता है ती है ते हैं वगैरह आ जाए तो आप ठीक है, उसको भी हम यूज कर लेते हैं। टू बिगिन विद हम उसको भी कोई भी तरीका जो है उसको कर लेते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा चलेंगे कि जो जो आपको कॉन्सेप्ट अंग्रेजी समझाए, सही अंग्रेजी समझाए। ये क्या कि आप वो अगर इंग्लिश जो है उसको इस तरह करेंगे ना खुद आपको समय लगे ना। जी बिल्कुल, एक्सप्लेन आपको 3 to 5 क्लास के बच्चों, आप उस किताब को रख के ही हम समझेंगे, आप डोंट वरी। लेकिन यह है कि उससे पहले हम पहले चीजें समझ लें जिससे हमारी उस अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस जो है वो होगी। मैंने कहा ना हम आपको भिजवा देते हैं कि क्या हमारा जो ऑर्डर होगा ऑफ कॉन्सेप्ट, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, वो क्या, राइट। सो आई थिंक दैट वी शुड थैंक यू वी शुड कॉल इट अ डे। और मेरा ख्याल है टाइम के बारे में बता दें। आज 10 बजे अगर आपको कोई मुश्किल है तो वी कैन गो ऑन टू 11 o'clock। तो ये इसमें हम मैसेज के जरिए आपसे अच्छा। वो जो है राय भी ले लेंगे, और जी ग्रुप भी आपको सेंड कर देंगे। अगर आप कहेंगे 10 AM में एक दफ़ा आप कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऑफिस में बैठ के आप कर रहा होता हूँ। लेकिन यह है कि आप ये देख लें, यू मेक अप योर माइंड एंड लेट अस नो, वी कैन डू इट, राइट। सो मैं चाह रहा हूँ कि ग्रामर अच्छी तरह हो जाए और फिर हम फोनिक्स की तरफ आए। आप लोग मुझसे भी वाकिफ हो जाएंगे, आप लोगों को मेरी आवाज़ भी शनासा हो जाएगी। और फिर फोनिक्स, क्योंकि फोनिक्स इज ऑल अबाउट साउंड्स। और देखिए, एक कोशिश किया कीजिए कि जो लफ्ज मैं बोलता हूँ उन लफ्ज के तरफ उसकी तरफ गौर किया कीजिए। ये चीज आपको बड़ी हेल्पफुल होगी फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल। With this, let's call it a day and thank you very much.